अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बेटा जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके एकेडमिक जनरल जो हैं 9th 10th क्लास के वो कॉलेज पढ़े हुए हैं, तो आप जब जल्द से जल्द वो अपने एकेडमिक जनरल्स जो हैं रिसीव करें, क्योंकि उनको समझने के बाद आपको लेक्चर्स की अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो कोशिश करें आज ही आप जल्द से जल्द अपने एकेडमिक जनरल जो हैं कॉलेज से जाकर ले लें। आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम जो है साउंड वेव्स का लॉन्गिट्यूडनल नेचर इसको डिस्कस करेंगे। अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, ये क्वेश्चन आता है। या बाज़ का क्वेश्चन आ जाता है, हाउ वुड यू प्रूव दैट साउंड वेव्स हैव लॉन्गिट्यूडनल नेचर या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए ये एक एक्टिविटी टाइप टॉपिक है। इसको हम जो है डायग्राम के अंदर पहले देखते हैं, फिर इसको मज़ीद आगे जो है समझने की कोशिश करेंगे। अगर बेटा ये डायग्राम देखें तो ये एक हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है फिगर ए के अंदर। इसकी जैसे सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग वाले सिस्टम के अंदर अगर हमने देखा था, एक मेन पोजीशन है जिसको ओ का नाम दिया है, दो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है ए और बी। जब हम इस ट्यूनिंग फोर्क को किसी रबड़ कॉर्क या रबड़ बैंड या रबड़ हैमर के साथ मारते हैं तो ये वाइब्रेट करना शुरू करता है। फ़र्ज़ करेंगे इसकी जो प्रोंग जो है ये वाइब्रेट करती हुई बाहर की तरफ जाती है, तो इस प्रोंग से आगे, इस शाख से आगे जो एयर की लेयर होगी ये उसको उसके ऊपर प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से वो एयर जो है कंप्रेस होकर आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगी। वहाँ पर एक आपके पास कंप्रेशन का रीजन बन जाएगा। जब ये जो आपकी शाख है दोबारा ओ की तरफ और ओ से फिर ए की तरफ जाना शुरू होगी, जैसे फिगर सी के अंदर है, तो जो अब इससे आगे जो एयर की लेयर थी वो इसकी तरफ आएगी और रिलैक्स हो जाएगी और कुछ उसके अंदर जो है रिफ्रैक्शन टाइप जो है फिनोमिना आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो रॉन्ग जो है आगे और पीछे मूव करती जाएगी। एक दफ़ा जब ये आगे मूव करेगी तो कंप्रेशन क्रिएट करेगी, और जब ये पीछे की तरफ मूव करेगी तो एयर की लेयर के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, वो थोड़ी सी रिलैक्स होंगी, उनके दरमियान फासला बढ़ जाएगा, तो जो है वो रिफ्रैक्शन क्रिएट होगा। अब यही कम्बिनेशन जो है जब तक ये वाइब्रेट करता रहेगा, जो इसकी शाख है, जो प्रॉन्ग्स है ट्यूनिंग फोर्क की, तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो है सीक्वेंस चलता जाएगा। और आपको पता है कि वो वेव्स जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, और जिनके अंदर हम क्रस्ट और ट्रफ को डिस्कस करते हैं उनको हम ट्रांसफ़र वेव्स कहते हैं। फिर एक दफ़ा इसको गौर से समझ लें, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो है, और थोड़ा सा इसको जो कंसेप्ट इसका है वो क्लियर हो जाए तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी हमने जो है आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है जो राइट साइड वाली प्रोंग है उसको डिस्कस करना है। उसके ऊपर जो है जब वो रेस्ट में है उसको हम मेन पोजीशन ओ कहेंगे, फिर उसकी जो राइट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन बी है और लेफ़्ट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन ए है। अब जैसे ही हमने रबड़ हैमर उसके ऊपर मारा तो उसने वाइब्रेट करना शुरू करना है, साथ साउंड क्रिएट होगी। अब इसकी वाइब्रेशन को अगर हम देखें तो जब ये ओ से बी की तरफ इसकी शाख आ रही है, तो जो बी के जो उस पॉइंट के आगे एयर थी, बी से आगे एयर की लेयर थी, वो कंप्रेस होगी। जैसे बेटा अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आप देखते हैं कि आपको हवा फील होती है, एयर फील होती है। क्या होता है कि जो दरवाजे के आगे एयर होती है, जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो जो है प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट होता है और वो आपकी तरफ चलने लग जाती है। अगर आप उसको पुश करते हैं तो वो दूसरी तरफ चलना शुरू कर देती है। तो इसी तरीके से प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर एयर की लेयर्स जो हैं एक दूसरे के करीब करीब आ जाती हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, वहाँ पर जो है कंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। जब ये प्रोंग बी से ओ और ओ से ए की तरफ जाती है तो वहाँ पर जो है प्रेशर जो है एयर का कम हो जाता है, एयर की लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक रेयरफेक्शन का रीजन क्रिएट होता है। तो इस तरीके से जब ये ए और बी पर एक्सट्रीम पोजीशन तक प्रोंग्स जो है वाइब्रेट करती रहती है, जैसे फिगर सी के अंदर है, सेंटर में कंप्रेशन, फिर आगे और पीछे रेयरफेक्शन। जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है क्रिएट होता रहता है, और जब तक ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है क्रिएट होगा तो ये वेव्स जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएंगी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। Propagation of sound waves produced by vibrating tuning fork can be understood by vibrating tuning fork as shown in the figure। जैसे कि फिगर के अंदर ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता हुआ दिखाया गया है,
तो इसके नेचर को हम साउंड वेव्स के नेचर को इसकी मदद से, इन तस्वीर की मदद से जो है ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डेंसिटी ऑफ एयर मालिक्यूल ऑन द राइट साइड इज़ यूनिफॉर्म। जैसे फिगर ए के अंदर दिखाया गया है कि अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा, रेस्ट में है, तो उसकी जो है डेंसिटी एयर की, कि एयर के जो लेयर्स हैं, ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं, इनको आपने एयर की लेयर्स कंसिडर करना है। इनके दरमियान एक जैसा ही फासला है, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इनकी डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म है। जैसे ही when the right prong of tuning fork moves from mean position O to B, it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecules and produce a compression। जब हम राइट prong को जो है उसको मूव करवाते हैं मीन पोजीशन ओ से बी की तरफ, तो वो अपने आगे जो उसकी एयर की लेयर हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। एडजस्टेंट लेयर मतलब जो साथ जुड़ी हुई जो prong के आगे लेयर्स मौजूद हैं, एयर मालिक्यूल्स हैं, वहाँ पर जो है कंप्रेशन क्रिएट होता है। जैसे ये डायग्राम बी के अंदर अगर अब हम देख रहे हैं 11.6 डायग्राम है इसका बी पार्ट, कि बी आउटसाइड मूव कर रहा है, बी के आगे जो एयर की लेयर्स थी वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और उनके दरमियान फासला जो है वो कम हो जाएगा, वहाँ पर कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है दिस कंप्रेशन एयर लेयर इन टर्म्स ऑफ कंप्रेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। अब ये कंप्रेस्ड एयर जो है ऐसे ही अपना कंप्रेशन आगे दूसरी लेयर्स को ट्रांसफ़र करती जाती है, तो एक लेयर से अगली अगली, इससे इस तरीके से ये कंप्रेशन जो है आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अ मोमेंट लेटर द prong बिगेन टू मूव फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए। अगर हम फिर इसी डायग्राम को देखें तो जब ये बी तक पहुंचने के बाद दोबारा बी से ए की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। अब जो एयर है इसके आगे prong के, उसके दरमियान जो है स्पेस बढ़ती जाएगी, उनके दरमियान एयर्स के दरमियान प्रेशर कम हो जाएगा लेयर्स के दरमियान, और वहाँ पर स्पेस बढ़ेगी, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगी, तो रेयरफेक्शन वाला रीजन क्रिएट होगा। ये फिगर सी के अंदर बताया गया है। Now the pressure in the adjacent layer decreases and a rarefaction is produced. This rarefaction is transferred to the air layer next to it and so on। इस तरीके से ये जो rarefaction है ये तमाम लेयर जो इसके साथ साथ आगे हैं उनकी तरफ ट्रांसफ़र होता जाएगा। As tuning fork moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction are created in the air। जैसे ट्यूनिंग फोर्क जो है बार बार आगे और पीछे इसी तरीके से वाइब्रेट करता रहेगा, मूव करता रहेगा, तो इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी, यानी कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरीके से एक सीरीज़ जो है क्रिएट हो जाएगी। इन दिस वे साउंड वेव्स है प्रोपिगेट थ्रू द एयर। इस तरीके से साउंड वेव्स जो है एयर के अंदर प्रोपिगेट करेगी। एज इन द फिगर 11.6 हमने देखा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मालिक्यूल्स। की जो डायरेक्शन है साउंड वेव्स की वो एयर मालिक्यूल्स के जो है अलॉन्ग है, उसी सिमत में है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से। दिस शो द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। इस तरीके से ये जो हमें एक्सपेरिमेंट किया इससे साबित होता है कि जो एयर के मालिक्यूल्स हैं उसी सिमत में मूव कर रहे हैं जिस सिमत में जो है हमारी एयर मूव कर रही है, वेव्स मूव कर रही है, तो मीडियम और वेव की जो मूवमेंट है वो एक ही सिमत के अंदर है। इस वजह से ये जो हम वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और दिस शोज द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। दो कंप्रेशन और दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो कंटिन्यूसली कंप्रेशन एक छोड़ आगे रिफ्रैक्शन आएगा फिर कंप्रेशन, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम जो है वेवलेंथ का नाम देते हैं। जैसे ये आपने लास्ट चैप्टर के अंदर वेवलेंथ की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। इसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आ गया है, आवाज़ की खसूसियात आ गई हैं, जिस जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम दो और तीन आवाज़ों के मुख्तलिफ़ आवाज़ों के दरमियान जो है डिफरेंस फील करते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को जो है, इन खसूसियात को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो खसूसियत आती है जिसकी वजह से हम आवाज़ों के दरमियान फ़र्क करते हैं वो है आपकी लाउडनेस। Loudness is the characteristics of sound by which loud and faint sound can be distinguished। Loudness क्या है? ये वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम मध्यम और बुलंद आवाज़ के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। जैसे कि एक ऊंची आवाज़ है और एक जो है मध्यम आवाज़ है या उसकी आवाज़ का लेवल लो है, तो कौन सी चीज़ इनके दरमियान डिफरेंस कर रही है वो लाउडनेस है। लाउडनेस की वजह से हम दो
आवाज़ों के दरमियान उनकी बुलंदी और मध्यम आवाज़ के दरमियान जो है फ़र्क करते हैं। तो आवाज़ की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम बुलंद और मध्यम आवाज़ के दरमियान फ़र्क कर पाते हैं वो लाउडनेस कहलाता है। इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। एग्जांपल के तौर पर आपने जो है इसका ये व्हेन टू फ्रेंड्स आर मोर टॉकिंग टू ईच अदर, एक की वॉइस जो है लो है, एक की हाई है। या जब आप उस दो दोस्तों में बात करते हैं तो आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं, और जब आपने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो है आप कम्युनिकेट करना हो तो बुलंद आवाज़ में माइक की मदद से, स्पीकर की मदद से जो है आप बोलते हैं। तो इसके बाद है लाउडनेस कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसको भी आज हम देखेंगे। लाउडनेस जो है सबसे पहले जो फैक्टर आएगा, इसमें आपको ये क्वेश्चन जो आता है बोर्ड के अंदर, डिफाइन लाउडनेस एंड आल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। कि लाउडनेस जो है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है उनको भी आपने डिस्कस करना है। इसके ऊपर जो है आपने एक डेफिनेशन जो है वो कर लेनी है, उसके बाद फैक्टर्स के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड, यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा ऊपर और नीचे वाइब्रेट करती है। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो छोटा है तो आवाज़ जो है कम सुनाई देगी, अगर ज़्यादा है तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। जैसे अगर आप गिटार की जो स्ट्रिंग है उसको करीब से छोड़ दें, पकड़ के छोड़ दें या प्लग करके छोड़ दें तो आवाज़ कम आएगी, लेकिन अगर उसको दूर से आप छोड़ेंगे तो आवाज़ ज़्यादा क्रिएट होगी। तो इसमें आप लिखेंगे द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के साथ जो है लाउडनेस डायरेक्टली वेरी करती है। जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा ही आवाज़ क्रिएट होगी। अगर हम डायग्राम के अंदर देखें कि जो लाउड साउंड है हमारे पास उसके एम्पलीट्यूड, ये मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा फासला होगा एक्सट्रीम पोजीशन का एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा। जैसे कि ये लाउड जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर वेव का जो सेंटर वाली लाइन है जो इसकी मीन पोजीशन है उससे जो वेव ऊपर ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा नीचे है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड लार्ज है तो हमें आवाज़ जो है बुलंद सुनाई देगी, और दूसरी साइड पे आपको आवाज़ जो है वो कम सुनाई देती है क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड जो है कम होता है। The sound produced by a star will be loud if we pluck its wire more violently। कि एक साउंड जो है स्टार की मदद से, जो आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसकी तार को हम ज़्यादा ज़ोर से या ज़्यादा दूर से छोड़ेंगे या ज़्यादा ज़ोर से उसके ऊपर जो है जो फिंगर के साथ उसको प्लग करेंगे तो आपको ज़्यादा बुलंद आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप ड्रम की बात करते हैं, सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली, अगर आपके पास ढोल है उसको आप हल्के से उसके ऊपर हाथ मारते हैं तो आपको कम आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि वाइब्रेशन कम होगी। अगर उसके ऊपर ज़ोर से फोर्स के साथ जो है मारा जाता है तो फिर उसका वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो है आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन इंक्रीज एंड वी हियर अ लाउड साउंड। जो ऊपर वाली जो आपने वाइट सी शीट ढोल के ऊपर देखी होगी वो मेम्ब्रेन जानवरों की जो है झिल्ली से बनी होती है और उसकी वजह से वाइब्रेशन जो है ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा ज़ोर से हम उसके ऊपर जो है स्ट्राइक करेंगे और आवाज़ ज़्यादा ऊंची आपको सुनाई देगी। सेकंड फैक्टर जो बेटा आएगा इसके अंदर जो लाउडनेस जिसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा होगा आपको आवाज़ उतनी ही ऊंची सुनाई देगी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जो है वो छोटा है तो आपको आवाज़ जो है कम सुनाई देगी। इसकी एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बता देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक छोटी ढोलक है, उसको अगर आप जो है उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं एक ही फोर्स के साथ, उसकी आवाज़ कम आएगी। और अगर आपके पास बड़ा ढोल है तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है क्योंकि उसका वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा होगा। तो ये भी लाउडनेस जो है वाइब्रेटिंग एरिया के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। द लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। For example, sound produced by large drum is louder than that by small one because of its large vibrating area। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर आपके पास दो ढोल हैं, एक का जो है छोटा साइज़ है, उसकी जो डायफ्रागम शीट है या मेम्ब्रेन है उसका साइज़ छोटा है तो उसका वाइब्रेटिंग एरिया भी कम होगा। और जितनी बड़ी वो उसका होगा ढोल, जितना बड़ा होगा ड्रम का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उसका वाइब्रेटिंग एरिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए आवाज़ भी ज़्यादा क्रिएट होगी।
इफ़ वी स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फोर्क ऑन अ रबर पैड अ फीबल साउंड विल बी हियर्ड। अगर हम रबर पैड के ऊपर ट्यूनिंग फोर्क को मारते हैं तो आपको एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई देती है। बट इफ़ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द सर्फेस ऑफ बेंच वी विल हियर अ लाउडर साउंड। अगर हम इसी वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोर्क को जब उसको कान के पास लाएंगे, मध्यम तरीन आवाज़ आपको सुनाई देगी, मध्यम आवाज़ सुनाई देगी। और जब आप उसको एक टेबल के साथ या किसी मेटल के प्लेट के साथ जोड़ देते हैं तो आपको वाइब्रेशन की ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। फॉर दिस वी कैन कंक्लूडेड दैट द लाउडनेस इंक्रीज विद द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड वाइस वर्सा। लाउडनेस जो है, इससे फिर हम ये नतीजा निकालते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। लास्ट जो है ये इजी सा, आपको आसानी से समझ आने वाली बात है कि लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट फ्रॉम द लिसनर। कि लाउडनेस जो है सुनने वाले का, जहाँ से आवाज़ क्रिएट हो रही है उससे डिस्टेंस। जैसे कि जो बच्चे टीचर के ज़्यादा करीब फ्रंट बेंच के ऊपर बैठते हैं, फ्रंट रो में बैठते हैं, उनको टीचर की आवाज़ ज़्यादा आसानी से ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है। और जो बैक बेंचर्स होते हैं, बच्चे पीछे छुप के बैठते हैं, उनको आवाज़ फिर कम सुनाई देती है। वजह क्या होती है कि आपका जो है टीचर से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको वहाँ तक पहुँचने में आवाज़ जो है कम सुनाई देती है। तो जहाँ पर साउंड क्रिएट हो रही है, साउंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही कम होगी, उससे डिस्टेंस जितना कम होगा लाउडनेस उसके जो है जो ज़्यादा सुनाई देगी। तो मतलब डिस्टेंस के साथ इनडायरेक्टली और बाकी दो फैक्टर जो हमने पढ़े उनके डायरेक्टली। यहाँ तक बेटा जो है आज का आपका था। इसके अलावा जो दो फैक्टर्स और हैं, लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर। जो लाउडनेस जो है आपके कान की हालत के ऊपर भी डिपेंड करता है। कि कुछ लोगों जैसे बुढ़ापे में वो चले जाते हैं, उनके कान के अंदर जो ईयर ड्रम है वो आपका जो है वो लूज़ हो जाता है, इसलिए उनको जो है ज़्यादा ऊंची आवाज़ से जब हम बोलते हैं उनके पास या ज़ोर से बोलते हैं फिर सुनाई देता है। इसी तरीके के साथ जो है जो छोटे बच्चे होते हैं, इनकी कान की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और मध्यम से बारीक सी आवाज़ों को भी सुनाई देते हैं। तो ये फिज़िकल कंडीशन के ऊपर भी जो है कान की डिपेंड करता है। A sound appear louder to person with sensitive ear than to a person with defective ears। कि जिस बंदे के कान हसास हैं या ज़्यादा जिनको सुनाई देता है उनके लिए एक आवाज़ ज़्यादा ऊंची होगी, लेकिन जिसके डिफेक्टिव हैं, वो फॉल्ट पड़ा है, उनको कम आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। यहाँ तक आपने बेटा ये इसको अच्छे तरीके से करना है। एक तो आपके पास जो है ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, डिफाइन लाउडनेस, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 नंबर के लिए जब आएगा तो इस तरीके से आएगा, डिफाइन लाउडनेस एंड आल्सो राइट द नेम्स ऑफ फैक्टर ऑन विच डिपेंड्स। तो आप लाउडनेस की डेफिनेशन करेंगे और साथ में ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, और दूसरा इसके बाद एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, और थर्ड वाला जो लास्ट हमने देखा डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, इसके जो है वो इन तीनों का नाम लिख देंगे। और अगर आपको आ जाए डिफाइन लाउडनेस एंड आल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स, तो आप उसमें लाउडनेस की डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद जो है फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि द लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीज द लाउडनेस आल्सो इंक्रीज। इसके साथ आप जो है दूसरा जो फैक्टर आपके पास आएगा, ये दूसरे वाले फैक्टर में जो है आपके पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, इसका भी आप लिखेंगे एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेटिंग लाउडनेस। अगर लाउडनेस जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसका जो वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा है। अगर किसी बॉडी का वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ी बॉडी है, जैसे कि आपके पास छोटी ढोलक है उसका वाइब्रेटिंग एरिया कम है, बड़ा ढोल है उसका वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग एरिया होगा, जितनी बड़ी चीज़ वाइब्रेट करेगी उतनी ज़्यादा आवाज़ क्रिएट होगी। तो थर्ड फैक्टर जो है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी है, यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी से अगर आप दूर हैं तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, अगर उसके पास हैं तो आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। तो इस क्वेश्चन को आपने लॉन्ग और शॉर्ट जो है दोनों के लिए तैयार करना है। अब अगर हम जो एक दो यहाँ पर साइड बार्स हैं इनको देख लेते हैं, इनमें क्या लिखा है।
ये तो फिगर जो आपने लॉन्गिट्यूडनल नेचर वाला डिस्कस किया है वही शो करवाया गया है कि यहाँ पर जहाँ पर ये आपको डार्क स्पेसिस नज़र आ रही हैं वहाँ पर एयर पार्टिकल करीब करीब हैं, जहाँ पर जो वाइट है वहाँ पर जो है दूर दूर हैं। ये खास इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। क्विक क्विज को देखने, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जो है कौन सा पार्ट है, इसके अंदर जो वायर्स होती हैं स्ट्राइक करती हैं पेडल के साथ, वहाँ से आवाज़ क्रिएट होती है। लाउड स्पीकर का जो ऊपर इसके जो है इसके अंदर जो मैग्नेट लगा आता है या बाई जो डाइफ्रैगम होती है वो वाइब्रेट करती है तो आवाज़ पैदा होती है। पियानो की जो स्ट्रिंग अंदर इसके मौजूद होती हैं उसके ऊपर जब आप स्ट्राइक करते हैं तब वो आवाज़ क्रिएट करते हैं। वॉयलिन की जो बाइल वाली जो ऊपर स्ट्रिंग है उसके ऊपर जब आप स्टिक के साथ जो है फोर्स लगाते हैं तो आवाज़ क्रिएट होती है। फ्लूइड के अंदर जो है एयर पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं जब डिफरेंट होल से बाहर निकलते हैं फ्लूइड जो आपकी, तो आवाज़ क्रिएट होती है। मज़ीद इसको कल बेहतर तरीके से क्विज को इसको भी देखेंगे हम। तो ये जो साइड बार्स हैं इनको हम कल इंशाल्लाह बेहतर तरीके के साथ करेंगे। तो ये था आज का आपका लेक्चर, इसमें आपने लाउडनेस को डिस्कस किया आज और साथ में आपने लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स को डिस्कस किया। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं।